कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सोच में, दर्शन में, विचारधारा में एक गुणात्मक बदलाव किया है। वो आरक्षण के भी पक्षधर हैं, 50% की सीमा को लांघने की बात भी कर रहे हैं। दलित ओबीसी कम्युनिटी के अनेक नेताओं से वो बेहतर बातें आजकल कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जो वेस्टेड इंटरेस्ट और जो एक किस्म का ब्राह्मणवाद जो जड़ जमाया है वो खत्म नहीं हुआ है। मैं पहले ही कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट ब्राह्मिन्स, आई एम अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो वो अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी एक भाषा बोलते हैं और उनके जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कम्युनिकेशन के, हमारे मित्र भी हैं, जयराम रमेश, वो एक बात कहते हैं। जिस दिन प्रयागराज, मैं इलाहाबाद कहता हूं अभी भी, जिस दिन इलाहाबाद में राहुल गांधी दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि जातिवार जनगणना को ये सरकार नहीं कराना चाहती, हम करा कर रहेंगे, हम हर कीमत पर करवा कर मानेंगे। और ये कहा कि ओबीसी की केवल नहीं, सभी जातियों की गिनती कराई जाएगी, राहुल ने कहा। उसी दिन दिल्ली में बैठे हुए जयराम रमेश कह रहे थे कि सिर्फ ओबीसी की करा लीजिए तब भी बात बन जाएगी। आपने क्यों कहा? मैंने उसी दिन ये सवाल उठाया सोशल मीडिया पर कि एक तरफ राहुल कुछ कह रहे हैं, जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, ये खेल क्या हो रहा है, ये खेल क्या है? तो हमारे किसी मित्र ने मेरा वीडियो देखने के बाद 2 दिन बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और राहुल जी से पूछा कि भाई एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है, आपका क्या जवाब है? तो मुझे बताया गया कि जयराम को कहने दीजिए, हम हरगिज इसके पक्ष में हैं कि सभी लोगों की गणना हो। दोस्तों, उन्हीं दिनों पालगाड जो है केरला में, वहाँ पर आरएसएस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के बाद, सम्मेलन में जो कुछ बातें हुई उसके बाद सुनील अंबेकर आरएसएस के प्रवक्ता हैं इन दिनों और उसके कम्युनिकेशन, मीडिया सब कुछ को देखते हैं। अंबेकर साहब ने एक बयान दिया और वो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और सुनने के बाद आप सोचिए कि क्या कहता है आरएसएस और क्या इसके इन शब्दों के बीच में क्या है। आरएसएस की जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, वो कह चुकी है कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे जातिवाद बढ़ेगा। मैं इस पर कहता हूं कि 1931 से लेकर आज तक जातिवार जनगणना नहीं की गई, तो क्या जातिवाद खत्म हो गया? जातिवाद कम हो गया? जातिवाद असमानता की पैदावार है, विषमता और नफरत की पैदावार है। इसको आप खत्म कीजिए, अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। यही तो अंबेडकर कहते थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनील अंबेडकर ने उस दिन क्या कहा, सुनिए। ये बीजेपी से अलग लाइन ले रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक तरह से गाइडलाइन की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है और इसका क्या नतीजा निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पिछले कुछ समय से जाति आधारित जनगणना की चर्चा पुनः प्रारंभ हुई है। हमारा ये मत है कि इसका उपयोग समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए हो और यह करते समय सभी पक्ष ये सुनिश्चित करें कि ये इस प्रकार की जाए कि सामाजिक समरसता और एकात्मकता खंडित न हो, इससे किसी का कमी या किसी की अधिक न हो, सभी के लिए सुविधा ठीक रहे, कोई आपस में भेदभाव न पैदा हो। सुनील अंबेडकर साहब हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने कहा। और भी बहुत बातें कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सवाल के जवाब में भी कही। उसमें एक बात उन्होंने और कही जो अखबारों में छपी हुई है, आप देख सकते हैं, कि उन्हीं लोगों का किया जाए जिनको ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? मेरी ये आशंका है कि जब बहुत दबाव पड़ेगा तो एससी एसटी की तो पहले से गिनती होती है, ओबीसी की गिनती पर तैयार होगी बीजेपी अंततः, लेकिन ये सभी जातियों की जनगणना नहीं कराना चाहेगी। क्यों नहीं कराना चाहेगी? क्योंकि इससे भारत में असमानता का जो पहाड़ खड़ा है वो उजागर हो जाएगा कि किसके पास कितनी संपदा है, किसके पास खेत कितने हैं, किसके पास कारखाने कितने हैं, किसके पास एसेट्स कितने हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, नौकरियों में कौन कितना है, सरकारी में कौन है, प्राइवेट सेक्टर में कौन है। तो जिस तरह केरल ने
जिस तरह बिहार ने, जिस तरह कर्नाटक ने जातिवार सर्वेक्षण कराया, उस तरह नहीं कराना चाहेगी बीजेपी मौजूदा सरकार। और आरएसएस की मौजूदा जो लाइन है उसका डिक्टेट यही है। लेकिन इस बात को समझने वाले पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के नेताओं की इस समय मतलब अकाल सा पड़ा हुआ है। बल्कि आज तो हालत यह है कि दलित पिछड़े वर्ग के अनेक नेता ऐसे हैं जो आरएसएस बीजेपी जो भी कहता है उसको फॉलो करने लगे हैं। कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी दौर आएगा। इसीलिए सरकार नेताओं से ज़्यादा आजकल पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और लेखकों पर ज़्यादा आक्रामक है, क्योंकि वो तो बोल पा रहे हैं, दूसरे लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और जो बोल रहे हैं उन पर तरह तरह के केसेस, तरह तरह के मामले, तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि जातिवार जनगणना एक सामाजिक ज़रूरत है, एक राजनीतिक ज़रूरत है। ये दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए नहीं है, ये भारत नाम के राष्ट्र राज्य के लिए है, ये संविधान के लिए है, संवैधानिकता की रक्षा के लिए है। इसलिए इसको केवल जाति बिरादरी का मामला नहीं बनाना चाहिए। खासकर किसी भी हिंदी क्षेत्र में ये बात नहीं होनी चाहिए। केरल इसका उदाहरण है कि जात पात में पड़े बगैर उन्होंने जातिवार सर्वेक्षण कराया, उसके मुत्तल्लिक योजनाएं चलाईं और आज केरल भारत का सिरमौर है, सबसे सुखी, सबसे संपन्न, सबसे सुसंस्कृत, सबसे विकसित राज्य है। से पहले से शुरू हुई थी, लेकिन उनके बाद कई आयोग बनी, कई सारे प्रधानमंत्री आए और ओबीसी के लोग आए, उन्होंने कभी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। और ऐसा प्रयास क्यों नहीं कर पाए वो लोग? और दूसरी क्वेश्चन ये है कि अभी जो भारत में कांग्रेस के कई राज्य में रूलिंग पार्टी है, तो वहाँ पे जातिवार जनगणना लेकर के क्या प्रयास कर रही है? और तीसरा सवाल ये है कि देश में जो ओबीसी, एसटी के जितने भी सांसद विधायक हैं, क्या वो लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते हैं? क्या वो लोग कभी प्रयास नहीं कर सकते हैं कि इसको लेकर के, जातिगत जनगणना लेकर के नहीं इस पर जोर दिया जाए? देखिए, 1931 से पहले से जनगणना हो रही है भारत में, अंग्रेजों के ज़माने में। और 1931 मैंने कहा आखिरी जनगणना, उसके बाद भी एक जनगणना हुई थी 10 साल बाद, लेकिन वो डेटा उसका उपलब्ध नहीं है, उसका डेटा पब्लिक नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गया, विश्व युद्ध, तो आंकड़े नहीं है। तो जो आंकड़े के साथ जनगणना आखिरी हुई थी 1931 में, उसी जनगणना के डेटा के आधार पर भारत में अभी तक काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी जनगणना है कास्ट के लिए, कास्ट वाइज नहीं है। और जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके पहले मैं ये बताना अपने लेक्चर में भूल गया, वो भी बहुत ज़रूरी फैक्ट है कि तमाम जो पार्टियां हैं जो अपने को दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के की पैरोकार कहते हैं, उन्होंने जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इस पर मनमोहन सिंह की सरकार सहमत हो गई कि 2011 की जनगणना जो कराई जाएगी उसमें जातियों की गिनती की जाएगी। लेकिन 2011 की जनगणना जो 2010 में शुरू हुई, वो दरअसल जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। डिस्पाइट ऑफ द एश्योरेंस by Prime Minister, the then Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee, the then Home Minister Mr. P. Chidambaram, तीनों के आश्वासन के बावजूद लालू प्रसाद जी, शरद जी या तमाम जितने बड़े नेता ओबीसी के हैं या महाराष्ट्र के नेता भी थे, उनके बिहार के भी नेता थे, सबने दबाव बनाया सरकार पर कि हर हालत में जातिवार जनगणना कराइए। लालू जी को और शरद जी को या नीतीश जी को, जितने लोग थे, आप जितने दलित, आदिवासी, ओबीसी नेताओं का नाम ले लीजिए, मायावती जी भी हैं, उनमें सबको यह आश्वासन दिया गया कि हम कराने जा रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को एक तरह से बेवकूफ तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत समझदार नेता हैं ये लोग, लेकिन इनको एक तरह से नज़रअंदाज करके इनकी बातों को, और जनगणना जो की गई वो जाति की गिनती के बगैर की। अब बवाल मच गया कि जनगणना तो हो गई, डेटा पब्लिक नहीं हुआ था, अब क्या करें? तो उसमें सरकार ने मनमोहन सिंह जी कहा कि हम एक सर्वे करा लेंगे। तो उन्होंने सामाजिक आर्थिक एक राष्ट्रीय सर्वे कराया और वो सर्वे 2013 के आसपास उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, जनगणना की रिपोर्ट के बहुत बाद। और वो सर्वे भारत के राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय, उनके निर्देशन में नहीं हुआ,
वह किसके निर्देशन में हुआ? वो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुआ, एनजीओ और कुछ संस्थानों के जरिए किया गया। तो उसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं मानी जाएगी, लेकिन सर्वे हुआ। 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया गया। ये काम आराम से जनगणना में ही किया जा सकता था, लेकिन यूपीए के अंदर जो बैठी हुई ताकतें हैं, खासकर जिनका मिजाज ब्राह्मणवादी है, जिनका विचार यथास्थितिवादी है, वो नहीं चाहती थी कि हो। तो बीजेपी में जो आज बैठे लोग हैं और जो कांग्रेस में बैठे लोग थे, दोनों का मिजाज एक ही जैसा। हजारों करोड़ देश का खर्च कर देंगे, लेकिन जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। ये काम मनमोहन सिंह की सरकार ने भी किया, और उसके दो बड़े खलनायक थे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, जिसको चैलेंज करना हो करे। उसके दो बड़े खलनायक थे, वो थे एक प्रणब मुखर्जी और दूसरे पी चिदम्बरम। इन्होंने सभी पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के नेताओं को एक तरह से झांसे में रखा और जातिवार जनगणना नहीं कराने दी, और अल्टीमेटली लोगों को ये तक भ्रम में डाल दिया बिहार यूपी के पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं को कि जातिवार जनगणना हो चुकी है। इसलिए कई नेताओं ने 2015 के चुनाव से पहले ये तक नारा लगाया कि राष्ट्रीय जनगणना जो जाति की हुई थी उसके आंकड़े पब्लिक करो, जबकि आंकड़े थे ही नहीं। आंकड़े थे सर्वेक्षण के, और वो सर्वेक्षण के आंकड़े आज तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि बताया गया कि उसमें लाखों जातियां आ गई हैं, इसलिए उसका आंकड़ा कैसे आएगा? सवाल है कि मंडल कमीशन ने कुछ हजार जातियों की बात की थी, तो कितने हमारे यहाँ जातियां हैं? कुछ हजार। और ये कहा है कि हमारे यहाँ तो 40 लाख की जातियां हो गई हैं। अरे भाई, अगर यादव, कल्पना कीजिए, यादव कहीं गोप लिखता है, कहीं अहिर लिखता है, कहीं यादव लिखता है, कहीं यदुवंशी लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, तो आप सबको अलग अलग कर देंगे? व्हाट नॉनसेंस। तो जातिवार जनगणना न कराने के पीछे ब्यूरोक्रेसी की चाल थी कि जातियों को, उनके जो उपजातियां हैं या उनके जो अलग अलग नाम हैं, उनको अलग अलग जाति के रूप में ट्रीट कर दो, तो सारे एक बेवकूफ बनेंगे और जातिवार जनगणना न कराने का हम लॉजिक ढूंढ लेंगे। नहीं समझे? अब जैसे कुशवाहा कहीं मौर्य लिखता है, कहीं कुशवाहा लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, तो आप बताओ कि 36 जातियां हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन ये समझदारी अगर पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं की नहीं है, तो वो जाहिर है उनके रामों करम पर होंगे, जो वो कहेंगे वो मान लेंगे। तो इस देश में आमतौर पर दलित, आदिवासी, ओबीसी के नेता बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो अपनी सत्ता के लिए बुद्धिमानी करते हैं। वो अपने समाज के लिए अगर बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि का, तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं होने जा रहा है। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग जब बड़े होंगे तब समझ में बात आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप लोग कीजिए, आप लोग सही ढंग से राजनीति कीजिए, सही ढंग से समाज को समझिए। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि उसकी दिशा सही है। तो ये सब खेल हुआ है हाल के वर्षों में। सर, दो छोटे सवाल हैं। क्या आज़ादी के 77 साल के बाद भी लगता है आपको कि धर्म या जाति आधारित आरक्षण न होकर, मतलब धर्म आधारित होना चाहिए, ना कि आर्थिक होना चाहिए? और अगर आर्थिक ना होकर धार्मिक होता है, जातिवार होता है, तो क्या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जैसे समृद्ध लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इस पर तो बहुत साफ है कि आरक्षण जो भारत के संविधान में है वो जाति आधारित उस तरह से नहीं है। क्लासिकल अगर आप कहेंगे कास्ट बेस्ड है तो नहीं है। जैसा आपको मैंने अपने भाषण में बताया कि कई इलाकों में ब्राह्मणों को आरक्षण है, कई इलाकों में राजपूतों को आरक्षण है, कई इलाकों में वैश्य समुदाय के आरक्षण है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो ऐसा नहीं है। जो आरक्षण भारत में है दलित आदिवासियों को छोड़कर, दलित आदिवासी में यह है कैटेगराइज्ड है, क्योंकि वो कारण है पुणे पैक्ट। वो पुणे पैक्ट से आपकी सरकार बंधी हुई है। वो एक संकल्प है जो आज़ाद भारत की पहली सरकार ने संकल्प लिया था, क्योंकि अलग निर्वाचक मंडल की बात थी, उसको इनकार किया गया, उसको नज़रअंदाज करने के लिए ये काम किया गया। तो दलित और आदिवासियों का आरक्षण तो एक अलग। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात कि जो बैकवर्डनेस है सोशियो एजुकेशनल, वो कोई गैर बराबरी को ख़त्म करने का, ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। यानी गरीब को ख़त्म करने, गरीबी ख़त्म करने की योजना नहीं है। ये समाज में
जो सामाजिक और शैक्षिक कारणों से गैर बराबरी है उसको कम करने और लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की ये योजना है आरक्षण। आरक्षण इसलिए नहीं है कि एक अपर कास्ट का आदमी जो गरीब है और उसके मुकाबले एक दलित और आदिवासी या ओबीसी जो थोड़ा सा 2 बीघा का जमीन उसके पास है, मान लीजिए एक आदमी है जो 3 बीघे का है और एक जो है 2 बीघे का है, एक अपर कास्ट है एक लोअर कास्ट है, तो इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि लोअर कास्ट को आप अपर कास्ट को भी दे दीजिए आरक्षण और उसको मत दीजिए। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आप गिनती कीजिए, इसीलिए जनगणना की बात कर रहा हूं ना मैं, कि अपर कास्ट के लोग मीडिया में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग राजनीति में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग बड़े पदों पर कितने हैं, अपर कास्ट के लोग जुडिशरी में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग थिंक टैंक कितने चला रहे हैं, एकेडमिक्स में कितने हैं। तो वो जो ह्यूज गैर बराबरी समाज में है, उस गैर बराबरी को खत्म करने, हिस्सेदारी को देने, समाज को समरस बनाने, समाज में हमारी नफरत, जाति आधारित नफरत तभी खत्म होगी जब लोग बराबरी में बैठेंगे। नहीं तो एक ब्राह्मण कम्युनिटी का एक अनपढ़ लड़का भी बैठा है चारपाई पर, तो दलित कम्युनिटी का पीएचडी किया हुआ लड़का भी जाकर उसके नीचे बैठेगा। अभी भी भारत के गांव में अनेक जगहों पर ऐसा है, लेकिन केरल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं होगा, लेकिन आप बिहार यूपी में देखिए होगा। तो ये चीज़ को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तब तक कलुष नहीं खत्म होगा जो दिलों और दिमागों में सदियों से बैठा हुआ है। तो आरक्षण सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन पर आधारित योजना है और ये संवैधानिक है, इसलिए इसमें आर्थिक आधार पर ये हो ही नहीं सकता। जहाँ तक बड़े घर के लोगों का सवाल है, वो तो आप जानते हैं क्रीमी लेयर लागू है तो उन लोगों को नहीं मिलता है। अब बहुत लोग कह देते हैं SC ST छोड़कर ओबीसी में नहीं मिलता है बड़े लोगों को। जो आप बड़े लोगों की बात छोड़िए, साधारण लोगों को नहीं मिलता है। अभी आज ही मैं खबर देख रहा था कि एम्स के किसी डायरेक्टर और किसी के घर वालों को आरक्षण मिला, उस पर एक केस कर दिया गया है। लेकिन EWS में किसी पर केस नहीं होगा कि अपर कास्ट का ये आदमी है, इसने आरक्षण का दुरुपयोग किया है, ये आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है और इसने आरक्षण ले लिया। आपने EWS में कोई अब तक मुकदमा सुना है कि EWS के आदमी ने मिसयूज किया है प्रावधान का? नहीं। लेकिन दलित आदिवासी में यह है, ओबीसी में है। क्रीमी लेयर अगर लागू हो गया दलित आदिवासी में तो आप समझ लीजिए कि SC ST पर रोज मुकदमे होंगे। और निजी तौर पे मैं मानता हूं कि क्रीमी लेयर एक फ्रॉड है। बिल्कुल क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए था। आप सिर्फ एक एक्सेप्शन बनाते कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो IAS है, उसको न दिया जाए उसके बच्चों को, वो अपने भरण पोषण है। लेकिन कोई नौकरी कर रहा है आदमी, कोई पत्रकार है, कोई लेखक है, कोई बुद्धिजीवी है, कोई क्लर्क है, आप उसके बच्चे को रोक देते हैं कि इनको तो इतने रुपए आमदनी मिलती है। 8 लाख रुपए आमदनी आज क्या है बताइए? मान लो उसको 12 लाख भी कर दोगे तो क्या है? क्रीमी लेयर इज ए फ्रॉड। और ये जो क्रीमी लेयर का फ्रॉड है, इसको संवैधानिक बना दिया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और इसको मीडिया ने चलाया था। क्रीमी लेयर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो जुडिशरी ने नहीं किया, मीडिया ने किया। एंड मीडिया कौन लोग चलाते हैं देश में हम सब जानते हैं। तो उन लोगों ने क्रीमी लेयर शब्द यूज किया और इसके आधार पर फैसला आ गया। तो इंडियन जुडिशरी किस प्रकार की है वो तो हम सब जानते हैं। क्यों नहीं इंडियन जुडिशरी में दलित हैं, क्यों नहीं आदिवासी हैं, क्यों नहीं ओबीसी हैं, आप बताइए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे, वो भी एक सिंबोलिज्म ही थे। हालांकि कांग्रेस ने अच्छा किया कि एक बहुत बड़े विद्वान को रखा, आज की तरह नहीं। आज के लोग जो रखे गए हैं वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। उस दौर में रॉबिन जेफरी नाम के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे इंडिया पर कि इंडियन मीडिया किस प्रकार का है। उनका नाम था रॉबिन जेफरी। रॉबिन जेफरी ने एक किताब लिखी है, इंडियाज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन। ये किताब हर भाषा में है। उन्होंने लिखा कि मैं देश में घूम रहा था भारत में किताब लिखने के लिए, और भारत का राष्ट्रपति एक दलित था, लेकिन पूरे देश के मीडिया में मैं घूम गया, एक भी दलित मुझे संपादक नहीं मिला। और वही स्थिति आज तक है। ओबीसी के बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, लेकिन ओबीसी का एडिटर आपको गिना चुना मिलेगा, बहुत गिने चुने मिलेंगे। यहां तक कि पत्रकार भी गिने चुने मिलेंगे। क्यों? ये समझने की बात है। इसलिए ये 2 सवाल हो गए।
तो मैं समझता हूँ कि जिनको ये लगता है कि सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति हो गया तो वो आरक्षण का हकदार नहीं है, तो मेरी समझ है कि जिस दिन यह समाज चिराग पासवान को किसी जनरल सीट से जिता करके लोकसभा में भेजने लगे, चाहे ऐसे आरक्षित लोगों को जो आरक्षित सीट से जीतते हैं, तब लगेगा कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो उस कुर्सी पर कौन बैठेगा ये अगर हम तय करते हैं कि नहीं वो किस जाति का है उसके आधार पर, तब तक आरक्षण की जरूरत है। उसमें समृद्ध होने का और गरीब होने का, अमीर होने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब आज की तारीख में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सबसे ज़्यादा हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सब के लोग उनको सबसे ज़्यादा उन पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने जो रिवील किया कि बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़ी और उनके इस्तीफे में पिछड़ा का सवाल, वो आरक्षण देने का सवाल भी बहुत प्रमुख सवाल था। लेकिन उसके बावजूद जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति है या पिछड़ा वर्ग जो है उसका एक बड़ा हिस्सा बाबा साहब को सिर्फ इस रूप में देखता है कि उन्होंने हमारे लिए नहीं कुछ किया, उन्होंने दलितों के लिए किया, आदिवासियों के लिए किया, उन्होंने हमारे लिए नहीं किया। दूसरी ओर जो सवर्ण तबके का हिस्सा है वो भी समझता है कि ये दलितों के नेता थे, जबकि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि वो तो एक तरह से पूरे राष्ट्र का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, रूपांतरण चाहते थे, भारतीय समाज को बदलना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दोनों तरफ, जो सेंटर की पार्टियां हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं या राइट की पार्टियां हैं, या जो इनका जनसमूह है, बाबा साहब को लेकर के इतना एकांगी क्यों है? नहीं, उसकी वजह है कि ओबीसी के बहुत सारे जो नेता हैं, एक तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो समझदार नहीं हैं, बहुत समझदार हैं और काफ़ी उनके पास ज्ञान है, अनुभव का विचार, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हिस्ट्री भी पढ़े हो। भाई सब हिस्टोरियन तो नहीं होते, और हिस्टोरियन की बात छोड़िए, इतिहास के बहुत बुनियादी जो तथ्य हैं वो भी नहीं कई बार लोग पढ़ पाते, और नेता हर समय पढ़ेगा ये भी संभव नहीं है। सब लोग नेहरू नहीं होते, सब लोग भगत सिंह नहीं होते, सब लोग अम्बेडकर नहीं होते, ये बहुत पढ़ने वाले नेता थे, या लोहिया, मधुलिमय, मधुदंड होते, ये लोग बाद के दिनों में भी। तो बहुत सारे नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ये कर्तव्य है कि वो अपने नेताओं को प्रबुद्ध करें। इसीलिए जो अच्छे नेता हैं वो थिंक टैंक रखते हैं अपने साथ। राहुल गांधी आज क्यों चमके? उनको तो बीजेपी ने क्या बोलता थे, पप्पू, उनको तो पप्पू बना रखा था, लेकिन आज वही राहुल गांधी चमक गए। क्यों चमक गए? क्योंकि उनके पास एक बड़ा थिंक टैंक है जो उनको विचार देता है, जो उनको समझाता है, और वो स्वयं पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी के बारे में पप्पू की इमेज जो बनाई गई थी वो गलत थी। वो पढ़े हुए लिखे आदमी हैं, वो एमपी नहीं भाई, वो भी विदेश से पढ़े लिखे हैं। तो आपने एक पढ़े लिखे आदमी को उल्लू बना दिया था। अभी उनका थिंक टैंक बहुत मजबूत हुआ है, सलाह अच्छी दे रहा है कि सर आपको ये करना चाहिए। लेकिन पिछड़े वर्ग के नेता बौद्धिक लोगों से बहुत घबराते हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे दूसरे लोग, अन्य लोग, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। वो बहुत पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं करते, तो इसलिए बहुत सारा उनके पास जानकारियां नहीं होती। अब जैसे एक बार मैंने उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता से यही सवाल पूछा जो आप कह रहे हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि कांशीराम अम्बेडकर और मायावती ही अम्बेडकर की वारिस है, ये उनको जोड़ते हैं, आप क्यों नहीं कहते कि आपके भी वो नेता हैं अम्बेडकर, आप क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा क्यों, हमारे लिए किया क्या था उन्होंने कहा उन्होंने हमारे लिए क्या किया? मैंने कहा इसलिए क्या किया कि मंडल कमीशन जो आया वो भी उन्हीं के कारण आया। अगर अम्बेडकर न होते और आर्टिकल 340 न आती कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहां से आती? तो अम्बेडकर वॉज द पर्सन जिसने कि ओबीसी को रिजर्वेशन का एक तरह से यूं कहा जाए कि सूत्र जो है संविधान में शामिल कर लिया, वरना किसी कांग्रेसी ने नहीं ये प्रपोज किया था। कुछ सोशलिस्ट थे जिन्होंने किया था, लेकिन अम्बेडकर वॉज ही वॉज द वैंगार्ड ऑफ आर्टिकल 340 जो हमारे संविधान में शामिल की गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बड़े उस नेता को नहीं मालूम था। तो मैं कहता हूं कि लोहिया हों या दूसरे और लोग हों, सब बड़े नेता हैं, बहुत अच्छा योगदान इनका है, लेकिन जो किसी का योगदान है उसको साथ रखना चाहिए। अब लोहिया जी
स्वयं जानते थे कि अंबेडकर कितने महत्वपूर्ण हैं। लोहिया बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, स्वयं दलित नहीं थे, स्वयं कुलीन थे और एक इंटेलेक्चुअल थे, विदेश में पढ़े थे, लेकिन वो जानते थे और इसीलिए अंबेडकर से उन्होंने एकता बनाने की कोशिश की बाद के दिनों में, बिल्कुल आखिर में। तब तक देर हो चुकी थी और फिर एकता नहीं बनी। और अंबेडकर वाज मोर क्लोजर टू लेफ्टिस्ट देन सोशलिस्ट, ये भी बात सही है। जैसे आप अगर अंबेडकर के वॉल्यूम्स पढ़िए, खासकर उनके लैंड रिफॉर्म्स पर जो व्यूज़ हैं, जो आई थिंक उनके वॉल्यूम नंबर 10 या 4 में है, अंबेडकर ने तो भारत के संविधान के पैरेलल एक नया संविधान लिख दिया और उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने प्रपोज किया कि ये होना चाहिए संविधान हमारा। बहुत सारे दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोग समझते हैं कि ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है, जो अब मौजूदा संविधान है। अरे भाई, ये कांग्रेस के लोगों का संविधान है, ये कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अंबेडकर तो अकेले थे उस विचार के। उन्होंने उस कांग्रेसी संविधान को अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उन्होंने सुंदर बनाया, प्रियम्बल जो दिया, इसके अलावा कई संशोधन कराए, किए, लेकिन ओवरऑल संविधान उनका लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने ड्राफ्टिंग की है, अनेक सुझाव आए, अनेक प्रकार आए, अनेक चीजें आई, लेकिन बाबा साहब तो बहुत कुछ चाहते थे। बाबा साहब तो इसमें संविधान में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि वो प्रावधान हो। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ये भी कहा था। उन्होंने कहा था कि दलित और आदिवासी और ओबीसी को जो जमीन है, ओबीसी नाम नहीं था उन दिनों, कुछ और नाम था, वंचित समाज या पिछड़ा समाज, इनको जो जमीनें दी जाएं वो उनके घर के पास दी जाएं ताकि जमींदार जो है हड़प न लें। ऐसी ऐसी बातें की थी उन्होंने। स्कूल और एजुकेशन के बारे में जो सेंट्रल ये जो क्या बोलते हैं, मध्य भारत की जो विधानसभा थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनके कलेक्टेड वर्क्स में है वो सारी। तो आई थिंक अंबेडकर को गलत समझा गया लंबे समय तक, और ओबीसी का बड़ा तबका नहीं जानता था कि अंबेडकर कितने बड़े फिलोसफर हैं। और ये एक पहलू था, बाद के दिनों में लोगों ने समझा, तो अब धीरे धीरे और समझ रहे हैं। इतने सारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी एक हो गए और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, जो कि हिंदुत्व का प्रयोगशाला यूपी माना जाता है। तो सर, बहुजन एक कैसे हो, इसके लिए कोई रोड मैप है आपके? पहला सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, पहला सवाल आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब लोग एम्पावर्ड होंगे इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से, तो वो लोग एक समाज में, जरा सामने से हट जाओ भैया, आप सामने से हट जाओ, तो बैठ जाओ, तो वो लोग जो हैं, बैठो, तो वो लोग जो हैं अपने समाज को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में क्या होता था, नेता जो है जनता के बीच घूमता रहता था। आप गांधी को देखिए, वेदर यू लाइक गांधी और नॉट, बट गांधी वॉज ऑलवेज इन द मासेस। गोखले से मिलने के बाद गांधी वॉज ऑलवेज इन द मासेस। ओके, आप लेफ्ट मूवमेंट के लीडर्स को देखिए केरला में वो तो घर में उनका घर ही नहीं था, वो तो हमेशा जहाँ जाते थे वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। सोशलिस्ट मूवमेंट के बहुत सारे नेताओं को देखिए, उनके पास भी घर नहीं था, वो हमेशा घूमते रहते थे। तो जनता में जब आप रहेंगे, तो जितनी जनता को आप एड्रेस करेंगे वो एम्पावर्ड होगी, वो उसके पास नॉलेज जाएगा, उसके पास जानकारी जाएगी। ओके, तो वो जो फोर्स थी उसी ने आज़ादी की लड़ाई को आगे लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो फोर्स जो थी वो अपर स्टेटा से ज़्यादा आई थी। दलित, आदिवासी, ओबीसी कम थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उसकी संख्या कम थी। जो डोमिनेट करने वाली फोर्सेस थी वो बड़े लोगों की थी। अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु या आंध्र को छोड़ दिया जाए, या केरला को छोड़ दिया जाए, तो अब जैसे पंजाब में भगत सिंह वॉज द लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, इसीलिए कांग्रेस वॉज नॉट सो स्ट्रांग इन पंजाब। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत था, कनाडा से लेकर यहाँ तक। ओके, आज भी कनाडा से कनेक्शन पंजाब का क्यों है? वो पुराना दौर है, पुराने कनेक्शंस हैं। तो भगत सिंह वॉज द स्टार, इतनी कम उम्र में भगत सिंह की जो फांसी है वो इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मुझे लगता है उनको फांसी नहीं होनी चाहिए थी, उनको फांसी के लिए जिद नहीं करनी। आई मीन, एक तरह से भगत सिंह ने अपने आप को फांसी की तरफ वो कर दिया। अगर वो जीवित रहते तो भारत की राजनीति बदल गई होती, ऐसा मेरा मानना है। और भगत सिंह और अंबेडकर अगर मिल गए होते,
जिसकी बहुत गुंजाइश थी, तो शायद ये देश का नक्शा कुछ और होता, एक रियल डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गई होती। लेकिन कांग्रेस, अगेन आई से, इट वाज ए ग्रेट मोमेंट, ग्रेट पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड की, लेकिन ये दरअसल भारत के उदीयमान जो पूंजीपति थे, जो बड़े पूंजीपति थे, बड़े धन्ना सेठ थे, बड़े उद्योगपति थे, अरे सॉरी जमींदार थे, उनके द्वारा डोमिनेटेड पार्टी थी। इसीलिए यूपी बिहार में आप देखो आज़ादी के बाद जो प्रीमियर बने, पहले मुख्यमंत्री नहीं था ना, प्रीमियर बनते थे, फिर बाद में मुख्यमंत्री बने, वो सभी अपर कास्ट के बड़े लोग थे, कुलीन थे। हाँ, तो उनके लिए लैंड रिफॉर्म्स जरूरत नहीं थी, उनके लिए समानता की जरूरत नहीं थी, वो चाहते थे कि उनका रिपब्लिक ऐसा ही बनेगा। ओके, तो टोटल स्ट्रक्चरल और क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटेटिव चेंजेस समाज में नहीं हो सके। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारा समाज आज़ाद नहीं हो सका, ये कारण था। और मैं समझता हूँ कि अंबेडकर और भगत सिंह दोनों का अगर मिलन हो गया था और आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व इनके हाथ में होता, तो ये देश बदल जाता। मैं गांधी जी, नेहरू जी की बहुत इज्जत करता हूँ और उनको कभी इग्नोर नहीं कर सकता, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो सोशल फोर्सेस थी ना, उन्होंने फिर बहुत उनके साथ उन्होंने, उनका एक रोल जो था बाद के दिनों में वो निगेटिव साबित हुआ। तो ये कारण है, इसलिए आज के युवा को कोशिश करनी चाहिए कि वो समाज के लोगों में सूचना दें। अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हो तो अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने साथ ले मत जाओ। मैं इस उम्र में क्यों, जब कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ, मेरे घर वाले नाराज होते हैं कि तुम्हारा काम हर्ज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैंने तो हासिल किया है ना, ये मैंने खरीद कर नहीं लिया है, और न मेरे पिताजी या मेरे भाई ने हमको दिया है। उन्होंने ज़रूर हमको ये इस लायक बनाया कि मैं उन जगहों पर जा सकूं, पढ़ सकूं लाइब्रेरीज में, या लोगों से मिल सकूं, बड़े बड़े दुनिया घूम सकूं। तो जो मेरे को है, मैं चाहता हूं कि लोगों को मैं शेयर करूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये समाज का है। ठीक उसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो नौजवान हो, हासिल करो। आप किसी के अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त चाहे वो गेरुआ वाला हो, चाहे लाल वाला हो, चाहे हरा वाला हो, किसी के आप अंधभक्त मत हो। आप एक विवेकशील व्यक्ति बनो। आप अपने नेताओं पर दबाव बनाओ कि वो क्यों गलत काम कर रहे हैं, क्यों सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भ्रष्ट हुए बगैर भारत की राजनीति में चुनाव जीता जा सकता है, और कई लोगों ने जीता है, आपके बिहार में ही कुछ लोग अभी भी जीत रहे हैं। तो करप्शन में हमेशा दलित, आदिवासी, ओबीसी फंसाए जाते हैं। इसलिए दलित, आदिवासी, ओबीसी को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जज नहीं है, उनके पास वकील नहीं अच्छे हैं, उनके पास थानेदार नहीं है, उनके पास एसपी, डीआईजी, आईजी नहीं है। आप देखिए भारत में सबसे अधिक जेलों में कौन लोग हैं? दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी। जेलें भरी पड़ी हैं और ये सारे विचाराधीन कैदी हैं। 84% से ज़्यादा, मोर देन 84% पीपल आर विचाराधीन कैदी, और इसमें हाईएस्ट नंबर जो है दलित, आदिवासी, ओबीसी। दे आर नॉट अपर कास्ट। अपर कास्ट के कुछ लोग हैं, उनके प्रति भी मेरी सिंपैथी है। मैं तो अपर कास्ट से भी चाहता हूँ कि वो भी लिबरेट हो, वो अपने ब्राह्मणत्व से, अपने अपर कास्ट के जो उनके जो क्या बोलते हैं, उनके अंदर जो एक बचपन से ही जमा दी गई है, हाँ, तो वो उससे मुक्त हो। जैसे मुझे याद है, बचपन की एक कहानी सुना कर अपनी बात खत्म करता हूँ, आप सवाल मत पूछिएगा, मैं भी थक गया हूँ। कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं फर्स्ट डिवीज़न आ गया। मिडिल स्कूल में जिला टॉप किया था, जिस जिले का था, और हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आया, लेकिन मेरा परसेंटेज कम था। लेकिन मेरे गांव में जितने लड़के बैठे थे मेरे साथ, उनमें फर्स्ट डिवीज़न में अकेला था, और सब लोग थर्ड थे, सेकंड थे या फेल थे। यूपी बोर्ड में बहुत स्ट्रांग था उन दिनों। तो मैं आ रहा था, मैंने अपने दो दोस्तों के साथ आ रहा था, और रास्ते में तो कुछ मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, और उसमें तरह तरह की जातियां हैं, ठाकुर छोड़कर सभी जातियां हैं। तो मेरे गांव में कुछ ब्राह्मण और भूमिहार कम्युनिटी की महिलाएं जो थीं, भूजा भुजवाने के लिए एक भरसाएँ हमारे यहाँ बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ भरसाएँ बोलते हैं। तो वहाँ गई थी, वो निकल रही थी, तो एक ने पूछा हमारे पिता का नाम लेकर कि वही का लइकवा हई है ना फर्स्ट डिवीजन में आवता। मैंने
ये उसी आदमी का बेटा है ना जो फर्स्ट डिवीजन पाया है, जो लड़का। फिर उसने कहा कि बताओ ऐसा जमाना आ गई बा, ऐसा जात का, मेरी जात का नाम लेकर कहा उसने, उस औरत ने, कि ऐसा का लड़का, मैंने जात बिरादरी का, कि इस जाति का लड़का फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, हमन का लड़का थर्ड क्लास और फर्स्ट फेल होता। अब बताइए, वो बेचारी पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, बहुत ही भद्र महिला रही होंगी, लेकिन उनके दिमाग में ये जो जहर है कि एक पिछड़ी जाति का लड़का, बाई चांस मेरा संजोग बस मैं पिछड़ी जाति में पैदा हो गया, इसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं किसी अपर कास्ट में भी पैदा हो सकता था। तो उस महिला ने ये कहा कि अरे कैसा जमाना आ गया, युग कैसा बदल गया। ये क्यों आया है उसके दिमाग में, सोचिए, क्योंकि ऐसा ही दिमाग बना दिया गया, ये वर्ण व्यवस्था ने बनाया। अगर वर्ण व्यवस्था ना होती है, डेनमार्क की कोई महिला नहीं कहती, फ्रांस की महिला कोई नहीं कहती, जर्मनी की कोई महिला नहीं कहती, नॉर्वे की कोई महिला नहीं कहती, ये इंडिया की ही महिला कह सकती थी। ओके, क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ है, और वर्ण व्यवस्था जिन जिन देशों में है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सड़ रहे हैं। इतने पोटेंशियल के बावजूद संभावनाएं इतनी अच्छी हैं, इतना पानी अच्छा है, इतनी मिट्टी अच्छी है, इतनी ज़मीन है, लेकिन सड़े जा रहे हैं। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था के रहते हुए ये देश तरक्की नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी हासिल नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी हासिल अगर करनी है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, तो वर्ण व्यवस्था का विनाश जरूरी है। एंड आई एग्री विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप देखिए ना, हमारे देश के वामपंथियों में भी कास्ट फैक्टर काम करता है, वरना बंगाल में एक ही तरह की कम्युनिटी के लोग लीडर क्यों होते? केरल में ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। तो ये बड़ी समस्या है, कास्ट को इवन वामपंथियों ने भी इग्नोर किया, और उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, खत्म हो गए। बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, सबक ले रहे हैं, सबक लेंगे तो सुधरेंगे। और जो जातिवादी होकर केवल राजनीति करेंगे, दलित पिछड़े, वो भी पिटेंगे, वो भी नहीं कामयाब होंगे। जातिवादी होकर जातिवाद से आप नहीं लड़ सकते। लेकिन दलित पिछड़ों और आदिवासियों के बीच, माइनॉरिटी के बीच एकता जरूरी है। तो बहुजनवादी आपको होना चाहिए। बहुजन अच्छा शब्द मुझे लगता है, भले इसका इस्तेमाल हम एक कांशीराम जी ने किया हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता है। इससे बोध होता है एकता का। तो ये करना चाहिए आप लोगों को, और प्रेशर की पॉलिटिक्स को जिंदा रखिए। प्रेशर पॉलिटिक्स, दैट इज मस्ट। अंधभक्त होने के बजाय प्रेशर पॉलिटिक्स, राइट?